जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज से थियरी पोर्शन में सोल्यूशन चैप्टर को मैं शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने जा रहा हूं। रिवीजन के दृष्टि से आपकी रिवीजन 2-3 बार हो चुकी होगी, फिर भी जो टॉपिक्स आपसे छूटे हुए होंगे इस रिवीजन में कवर हो सकते हैं यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, और यदि कहीं फंसता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं बुक से, और जो डाउट्स है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बेसिकली उन बोर्ड के लिए जो परीक्षा जिनकी केमिस्ट्री की अभी बची है उसके लिए मैं सोल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करके आगे करना चाहूँगा। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं जो टॉपिक्स कवर हो सकते हैं उनको मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो आज मैं सोल्यूशन चैप्टर से जो टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको मैं एक्सप्लेन ब्रीफ में देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकाई 1 में जो चैप्टर का नाम है विलयन है, सोल्यूशन। तो पहले बात आपसे पूछ सकता है विलेय और विलायक का डिफिनीशन। तो विलेय क्या है? जो जो विलयन में कम मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है? जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में होता है। दोनों मिलकर क्या बन जाता है? विलयन। क्लियर है? विलेय विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। जैसे शरबत है, चीनी और पानी, यानी 2 ग्राम माने 20 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम पानी है या 100 ml पानी है, मिलाने पर विलयन बना है चीनी का शरबत। तो विलेय क्या हो गया? चीनी और पानी, विलायक दोनों मिलने से जो शरबत बना है विलयन। क्लियर है? अब अगला पॉइंट क्या पूछ सकता है? विलयन का उदाहरण। चाहे वो ठोस पूछ सकता है या द्रव या गैस। यानी विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। और हर एक फेज में 3 प्रकार से कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैंने कहा भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। और हर एक फेज के भौतिक अवस्था में 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठोस द्रव, ठोस गैस, ठोस ठोस। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा है ठोस ठोस का पूछा है, तो जिसमें धातु मिश्रण होता है, जिसे अमलगम भी कह सकते हैं, अमलगम। या उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, जैसे सिक्का हो गया, स्कूल का घंटी हो गया। ठीक है? तो धातुओं के मिश्रण से जो बना रहेगा कोई भी, उसको क्या बोल सकते हैं? अमलगम। तो जैसे सिक्का जो क्वाइन होता है या घंटी होता है, घंटी होती है मंदिर की या स्कूल की, तो वो ठोस ठोस का क्या है? उदाहरण है। इसके अलावा ठोस द्रव का भी पूछ सकता है। जैसे ठोस द्रव में ठोस चीनी हो गया, पानी द्रव हो गया, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। जो ज़्यादा होगा वही निर्धारित करेगा। क्लियर है ना? वोटिंग से सरकार बनता है, जिसकी बहुमत ज़्यादा उसकी सरकार। तो इसी तरह से विलयन में विलयन की भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करता है? जो ज़्यादा होता है। तो कौन ज़्यादा होता है? विलायक। तो कौन निर्धारित करेगा? विलायक निर्धारित करेगा। ठीक है? क्लियर। आगे अगला होगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ये बार बार रिपीट होने वाला अंतर आता है, कई बार आ गया है। समराइज ये तो सबको याद हो गया होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में तीनों में आ चुका है। जल्दी से, डेल्टा एच आदर्श के लिए क्या होगा? 0। एच मिक्सिंग, एक्चुअली में क्या होता है? मिक्सिंग। और डेल्टा वी मिक्सिंग 0। कभी कभी एच के नीचे मिक्सिंग लिखा रहता है, कभी कभी डेल्टा के नीचे मिक्सिंग लिखा रहता है। एक्चुअली मीनिंग क्या है कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0, आयतन परिवर्तन का मान 0 होता है, और राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। 3 पॉइंट। ठीक है? और एग्जाम्पल देना होगा, ये पूछता है तो बेंजीन और टॉलुइन का एग्जाम्पल आदर्श के लिए दे दीजिए, और क्लोरोफार्म एसीटोन का एग्जाम्पल अनादर्श के लिए दीजिए। पानी एल्कोहल, पानी HCl, पानी HNO3 ये अनादर्श विलयन है। जबकि पेंटेन, हेक्सेन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है? फिर से सुन लीजिए, आदर्श विलयन के लिए टॉलुइन और बेंजीन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। ठीक है? तो ये आदर्श के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो 4 अंतर हो गया, 3 डिफिनीशन से आ जाएंगे, चौथा उदाहरण से। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसको जरूर पढ़िएगा। चौथा पॉइंट है उसके सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं। तो ज्यादातर क्या पूछा है? मोलरता और मूललता, कैपिटल एम स्मॉल एम। कैपिटल एम क्या होता है? मोलरता, और स्मॉल एम क्या होता है? मोललता। तो जो होता जा रहा है उसको मैं मिटाता जाऊं ताकि बोर्ड साफ दिखे आपको। ठीक है? ये 3 पॉइंट आपका हो गया। ठीक है? मोलरता, कैपिटल एम। तो इसका परिभाषा पूछेगा, तो मोलरता का आप क्या लिखते हैं? विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। अब परिभाषित शब्द में लिखना चाहेंगे, मतलब ऐसे लाइन में, तो क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और मैथमेटिकली ऐसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे। शॉर्ट कर लिखना चाहेंगे, कैपिटल एम बराबर एन अपॉन वी। बस यहाँ ध्यान आना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, स्मॉल एम की बात करें, मोललता की बात करें, तो सब कुछ सेम, बस अंतर क्या रहेगा? जो विलयन का आयतन यहाँ लिखते हैं, विलयन का आयतन, वहां पर विलायक का भार लिखेंगे, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ध्यान रखना है, विलयन नहीं लिखना है, विलायक लिखना है, और उसका आयतन नहीं लेना है,
भार लेना है, किस में लेना है, किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोललता, 2 बार ल, स्मॉल एम, ठीक है ना। तो ये उसका क्या हो गया, परिभाषा, फार्मूला। और इकाई जरूर पूछता है, जरूर से आप मैच द कॉलम या भरने को आ जाएगा, या जैसे पूछ दे ऑप्शन में पूछ दें, ये जरूर पूछता है। और एक क्वेश्चन कभी कभी एंट्रेंस और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, कि इनमें से मोललता और मोलरता में कौन ताप के साथ बदलता है। कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से 4 में से कौन ताप के साथ बदलता है। तो पहले 2 को मैं बता दूं, कैपिटल एम और स्मॉल एम। किसमें भार है, मोललता में भार है, इसमें क्या है, आयतन है। जो आयतन जिसमें रहता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बदलता है। तो जो भार रहता है टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा। तो मोललता ताप के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि मोलरता ये बढ़ेगा तो इसमें चेंजेस जाएगा, ठीक है। तो ताप के साथ कौन प्रभावित होगा, जिसमें आयतन हो, तो मोलरता हो जाएगा, ठीक है, प्रभावित होगा। जबकि मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, मोललता ये प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, इकाई के साथ इसका भी परिभाषा। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, हेनरी का नियम, जो कि याद होगा आपको। हेनरी का नियम, उसका गणितीय रूप और उसके एप्लीकेशन कई बार पूछा जा चुका है। तो हेनरी का नियम क्या है, आप जानते हैं कि किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती, और समानुपाती हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं, हेनरी नियतांक, यानी गणितीय रूप लिखना चाहेंगे तो P प्रोपोर्शनल X, जहाँ ये क्या है, P क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, X क्या है, मोल प्रभाज उस अवयव का, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हेनरी नियतांक KH, ये क्या है, KH, हेनरी नियतांक। अब हेनरी नियतांक का टेम्परेचर से कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, या विलेयता सॉल्युबिलिटी से रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि KH का मान टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ देखिए, सॉल्युबिलिटी के साथ क्या होता है, उल्टा है, और टेम्परेचर के साथ सीधा है। टेम्परेचर के साथ सीधा संबंध, सॉल्युबिलिटी के साथ उल्टा संबंध, यानी KH का मान कम जितना होगा, सॉल्युबिलिटी विलेयता उतना अधिक होगी, और KH का मान जितना ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होता है तो विलेयता कम होती है गैस की विलयन में, ठीक है ना। सीधा संबंध ये पूछता है कि 4 गैस दे दिया रहेगा, कहेगा कि सबका KH का मान है, अब इनमें से बताइए सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन गैस है, इस तरह से क्वेश्चन करेगा। तो याद रखना है, KH का मान जितना कम रहेगा विलेयता उतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना, सीधा बात, नो बकवास। चलिए, हेनरी का नियम, समीकरण, उसके अनुप्रयोग। अच्छा, अनुप्रयोग में क्या क्या पूछ लेता है कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस का घुलना किस नियम पर आधारित है, पहाड़ों पर जाने पर चक्कर, वोमिटिंग, सर दर्द का होना क्यों होता है, गोताखोर कौन सा गैस ले जाते हैं अपने गैस सिलेंडर में, ले जाते हैं ना ट्राईमिक्स, कौन कौन सा गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, कितना रेशियो में ले जाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ट्राईमिक्स ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, बेंड्स कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है ना। ये सब बातें एप्लीकेशन में आ जाएंगी। चलिए, अब हेनरी के बाद क्या आता है, ठीक है, हेनरी के बाद राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, और इसके 2 प्रकार दो नियम इसके 2 तरह से लिखे जा सकते हैं, ठोस द्रव के लिए, ठोस द्रव विलयन के लिए, और द्रव द्रव विलयन के लिए। तो राउल्ट का नियम ठोस द्रव के लिए क्या होगा, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू X2, यानी ठोस द्रव ये क्या है, जब विलेय क्या हो, ठोस हो, और विलायक क्या हो, द्रव हो, उस विलयन के लिए ये नियम, राउल्ट का नियम बताइएगा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन उस विलेय के, ये क्या है, X2 क्या है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, समानुपाती नहीं, बराबर होता है, ठीक है। ये तो क्या ठोस द्रव की। द्रव द्रव विलयन के लिए जनरली पूछता है, तो क्या लिखेंगे कि किसी गैस का, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वहाँ KH लगाते थे हेनरी नियतांक, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे P0 X। यहाँ P0 क्या है, विलायक, शुद्ध रूप में विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक, ये अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ये उस अवयव का शुद्ध रूप में वाष्प दाब, ये उस अवयव का मोल प्रभाज है, ठीक है। ये हो जाएगा द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो इन दोनों में क्या संबंध है भाई, KH और X, ये हेनरी के लिए है, ये राउल्ट के लिए है। KH जब P0 के बराबर हो जाता है तो हेनरी के नियम को राउल्ट का नियम पालन करता है, यानी हेनरी का नियम बड़ा है, राउल्ट का नियम छोटा है, ये इसमें समाहित है, बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, ये हो गया राउल्ट का नियम और उसका गणितीय। सीमाएं कभी कभी एंट्रेंस पूछ लेता है, राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है। तो सीमाएं मतलब उसकी कंडीशंस या उसकी लिमिटेशंस में कि विलयन क्या होना चाहिए, अति तनु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, तभी ये नियम फॉलो करेगा। राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए है, ठीक है। और जो विलेय और विलायक के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। 2 सीमाएं आप लिख सकते हैं। अगला
आपसे ज़बरदस्त क्वेश्चन कर सकता है अणु संख्या गुणधर्म से, क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, और किसी प्रकार को डिटेल में पूछ लेता है, और उस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या है? अणु संख्या गुणधर्म, ये पॉइंट क्या है? तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है? नंबर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन। मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में क्योंकि इंग्लिश में ही बोलना आसान है। नंबर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन, यानी विलयन का वह गुण जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वह अणु संख्या या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, नंबर जितना ज़्यादा उस विलयन के जो गुण होंगे, कौन कौन से गुण, जो 4 होंगे भी बताएंगे, वो ज़्यादा होंगे। तो वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? प्रकार में 4। कौन कौन? पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसी से राउल्ट का ठोस द्रव के लिए नियम बना था। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि, बढ़ना, क्वथनांक में वृद्धि हो जाना। तीसरा, हिमांक में अवनमन, घटना, अवनमन मतलब कमी होना, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। चौथा है पराशर दाब। हालांकि मैं ये जान रहा हूं कि सॉल्यूशन चैप्टर सबको आ रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हो जो छूट जाता है, उसको रिवाइज, मेरा उद्देश्य यही है कि आपका रिवीजन हो जाए और जो छूटा वो पॉइंट वो जरूर याद हो जाए, क्योंकि इसे 7 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, मैं सही बोल रहा हूँ कि 7 नंबर आएंगे या 9 नंबर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 7 मार्क्स इस चैप्टर से बनेंगे। 4 नंबर के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और 3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन। और कहाँ से बनेंगे ये आपके तैयारी पर निर्भर करेगा। तो चलिए 4 हो गया। अब इसके क्या होते हैं? चारों के गणितीय रूप पूछ लेता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अभी मैं लिखा था P0 माइनस P अपॉन P बराबर x2, जहां P0 क्या है? शुद्ध अवयव का वाष्प दाब है, शुद्ध रूप में अवयव का वाष्प दाब, अवयव का आंशिक वाष्प दाब, विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, विलय का ध्यान रखिए, विलय का नहीं। ये हो गया पहला का। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू यम। स्मॉल एम क्या है? मोललता। मोललता का सूत्र लिखना चाहेंगे तो एन अपान क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल को खोल लीजिए, ये इस मोल को क्या कर लीजिए? खोल लीजिए। मैं भूलने पर बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं लाऊंगा अभी, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा बता दें, थोड़ा पीछे बैक होकर। ठीक है, तो एन को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी डब्ल्यू बी लिख दे रहा हूँ ताकि ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू में अंतर समझ में आए। तो ये जो डब्ल्यू बी है वे विलय का भार है, और ये मोल हो गया। यहाँ पर एम बी विलय का मोलर द्रव्यमान हो गया, पहले से कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, ये, और यदि ये ग्राम में है, विलायक क्या है? ग्राम में है, तो ग्राम में है तो केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यदि ये ग्राम में है तब 1000 से क्या करना? डिवाइड। जो डिवाइड करेंगे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या रख दीजिए? यम के बराबर में यहाँ रख दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान यम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जो ग्राम में विलायक का भार। अब यहाँ तीनों समझ लीजिए, क्या सिंबल है? डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। के बी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, जिसे क्या बोलते हैं? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू बी क्या है? विलय का भार। एम बी क्या है? मोलर मास, विलय का मोलर मास। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार ग्राम में, तभी इस 1000 से क्या किया? गुणा किया गया है। तो ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ के बी का परिभाषा और उसका यूनिट पूछ लेता है। तो यूनिट क्या होगा? सबके लिए याद रखिए, दोनों के लिए, चाहे हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में उन्नयन, दोनों के लिए के बी का जो या के एफ का इकाई रहेगा वो क्या रहेगा? के जी केल्विन मोल इनवर्स। चाहे आप केल्विन के जी मोल इनवर्स पढ़िए, चाहे के जी केल्विन मोल इनवर्स, ये उसका क्या है? यूनिट है। चाहे ये के एफ के लिए हो या के बी के लिए। के एफ के लिए रहेगा तो यहाँ टी एफ हो जाएगा, हिमांक में टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ के बी की जगह क्या हो जाएगा? के बी की जगह के एफ हो जाएगा, और सब कुछ वही रहेगा, डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो दोनों का यूनिट एक ही रहेगा। इन दोनों का परिभाषा, के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, के बी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इकाई याद रखिए, संबंध याद रखिए, और यहाँ से क्या निकालने को पूछेगा? जो सवाल आएगा वो मोलर मास आएगा, एम बी निकालने को आएगा, विलय का मोलर द्रव्यमान या अणु भार निकालने को क्वेश्चन आता है, चाहे हिमांक में अवनमन का हो, क्वथनांक में उन्नयन का हो, या पराशर दाब से हो। तो चारों का फार्मूला तो 3 तो मैं दिखा दिया। चौथा, पराशर दाब के लिए क्या होगा? पाई बराबर, पराशर दाब के लिए क्या दिखाते हैं? पाई बराबर
CRT। C क्या है सांद्रता, R क्या है गैस स्थिरांक, T क्या है तापमान। जो R है यहाँ गैस स्थिरांक, ठीक जो स्थिरांक R है वो ठीक आदर्श गैस समीकरण में जो गैस स्थिरांक है उसके बराबर था, इसलिए यहाँ पर CRT यूज किया गया है। R ठीक है, C सांद्रता, उसको मोल के रूप में लिखना चाहेंगे तो N/V हो जाएगा RT। ठीक है, पाई या P, इसका इकाई क्या हो जाएगा, पाई का कभी कभी इकाई पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा पास्कल। एटमॉस्फेरिक, एटीएम या वायुमंडलीय दाब। ठीक है, जो दाब का इकाई रहेगा वही पराशर दाब का रहेगा, क्योंकि दाब है ना। चारों हो गया। इस पर क्वेश्चन जरूर रहेगा, कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो ये हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब उसके प्रकार, अब उसके फार्मूला जो विलेय के अणुभार या मोलर द्रव्यमान के रूप में क्वेश्चन बन के आएगा, निश्चित आ रहा है। अगला है अब छोटे क्वेश्चन, पराशर दाब और विपरीत पराशर परिभाषा में उपयोगिता। पराशर दाब क्या है, जो पराशर क्रिया को रोक दे। अब विपरीत पराशर क्या है और उसका उपयोगिता क्या है। तो विपरीत पराशर का ठीक उल्टा, यानी जब हम पराशर दाब से अधिक दाब किधर लगाएंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, तो विलायक के कण किधर जाने लगेंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जबकि पराशर क्या होता है, कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। विपरीत पराशर में इसका ठीक उल्टा होता है। जिसको पराशर का क्रिया का परिभाषा पता है वो विपरीत पराशर बता लेगा। इंपॉर्टेंस यानी रोल यूज क्या है, समुद्री जल को, खारे जल को शुद्ध पीने योग्य जल, शुद्ध का मतलब यहाँ खारा पानी से हटाना है, नमक को हटाना है, शुद्ध पानी चाहिए, पीने योग्य पानी। तो वहाँ एप्लीकेशन हो गया। आरओ मशीन, जो रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्टकट क्या है, आरओ मशीन जो लगा रहता है, वो यही प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है कि अधिक साल्ट को क्या करना है, पानी से निकालना है, रिवर्स ऑस्मोसिस विपरीत पराशर क्रिया द्वारा। ठीक है, ये हो गया उसका एप्लीकेशन। तो विपरीत पराशर और उसके परिभाषा उपयोगिता हो जाएगा। अगला पूछ सकता है वान ठप कारक। तो वान ठप कारक क्या पूछ सकता है, आई बराबर क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान या अणुभार बटे असामान्य सामान्य अणुभार या द्रव्यमान। ठीक है, ये उसकी परिभाषा। आई है क्या, तो आप इसका रिलेशन बता देंगे कि सामान्य अणुभार या सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, आशा के विपरीत हम चाहते हैं कि आएगा 20, आ गया 21 या 19, तो ये असामान्य हो गया। यानी हम जितना गणना करना चाह रहे हैं उससे अलग आएगा तो क्या है, असामान्य। अच्छा, उसके अणुसंख्या गुणधर्म के रूप में लिखना होगा तो इसका ठीक क्या हो जाएगा, विपरीत आ जाएगा। एक बार इसको आप फार्मूला विपरीत अणुसंख्या गुणधर्म के रूप में देख लीजिएगा। ठीक है, अब कभी कभी किसी 4 ऑप्शन दे देता है कि जैसे सभी की सांद्रता समान 0.1 मोलर, ऐसा लिखकर 4 ऑप्शन बनाएगा कि ग्लूकोज है C6H12O6, B KCl है, C पोटेशियम सल्फेट है और D यूरिया है। फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूला लिख दें, NH2CO NH2। 4 पदार्थ हैं, सबकी सांद्रता 0.1 मोलर है। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है ये सभी पानी में घोलने पर पूर्णतः अपघटित हो सकते हैं, जो अपघटित होने लायक रहेगा। तो इसमें से किसकी वान ठप कारक अधिक होगा। एक क्वेश्चन, वान ठप कारक किसका अधिक होगा, तो किसका अधिक होगा, सी का, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम कितना टूटेगा, 2K प्लस SO4 2-, तो यहाँ टोटल कितने आयन हो जाएंगे, 3। तो ये वान ठप कारक के लिए क्या हो जाएगा, 3, यदि पूर्णतः डिसोसिएट होता है तो। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसकी, यानी इस सांद्रता वाले 4 पदार्थों के विलयन हैं, समान सांद्रता वाले हैं, यदि इसका फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट हिमांक में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, किस पदार्थ का हिमांक में अवनमन सबसे अधिक होगा, तो जिसका वान ठप फैक्टर सबसे अधिक होगा उसका हिमांक में अवनमन उतना कम होगा, या क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज़्यादा होगा, क्वथनांक में उन्नयन उतना ज़्यादा होगा, हिमांक में अवनमन उतना ही कम होगा, जिसमें ज़्यादा आई होगा। आई, ठीक है ना, आई मतलब वान ठप कारक। और क्या बोलता हूँ मैं, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के हिसाब से भी। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड। मैंने बताया कि 4 और संख्या गुणधर्म में से एक क्वेश्चन बनेगा। एक पॉइंट छूट रहा है, बता सकते हैं क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, ये कभी कभी पूछ देता है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके प्रकार और उसके एग्जाम्पल। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर हो, यानी 2 अवयव उसमें हैं तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर नहीं उबलेंगे बल्कि एक ही तापमान पर उबलेंगे, इसको बोलते हैं स्थिर क्वथनांकी। ऐसे मिश्रण का विलयन, ऐसे निश्चित अनुपात के मिश्रण, फिर से सुनिए, ऐसा स्थिर अनुपात वाले पदार्थों का मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर होता है, निश्चित ताप पर उबलता है, उसे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। जैसे, अच्छा इसके प्रकार भी बता देते हैं, फिर जैसे बता देते हैं। एक होता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और दूसरा लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर।
तो हाई बॉइलिंग मतलब HNO3 और पानी का मिश्रण ऐसा मिश्रण बनाएगा कि वो जितना इसका क्वथनांक है, जितना इसका क्वथनांक, दोनों का क्वथनांक अलग अलग है, लेकिन दोनों अपने क्वथनांक को नहीं उबलकर उनसे ज़्यादा तापमान पर उबलेगा। ठीक है, तो इसका 68% बाई मास, 68% बाई मास नाइट्रिक एसिड का जो पानी के साथ मिश्रण होगा, तो 68 हो गया, तो 32% क्या हो गया, पानी। इन दोनों का ऐसा मिश्रण बनेगा कि वो क्या बनाएंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। इसका क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री। इसका कितना होता है, जो भी होता है 259 कुछ समथिंग होता है, लेकिन उससे दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक है ना, मतलब इसका तापमान और इसका तापमान, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा तापमान पर ये बॉयल होगा। लो बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, जैसे एथेनॉल का लगभग 95%, मैं लगभग बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट में है, तो 95% एथेनॉल का C2H5OH और लगभग 5% क्या रहेगा, पानी। इन दोनों का मिक्सचर जो बनेगा लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक होगा। मतलब इसका टेम्परेचर कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस है, इसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दोनों इस रेशियो मिलेंगे तो ये उबलेगा कितने डिग्री पर, एग्जैक्ट इसका है 78.30 डिग्री सेल्सियस। तो जब दोनों इस रेशियो में 95% इथेनॉल है, 5% पानी है, तो उबलेगा दोनों कब, ये ना 100 पे उबलेगा ना 78.3 पे उबलेगा, ये 78.15 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। इसका मतलब ये इसका टेम्परेचर दोनों कंपोनेंट के टेम्परेचर से कम है बॉइलिंग, और यहाँ पर कंपोनेंट, दोनों का कंपोनेंट इस रेशियो में रहेगा तो इसका बॉइलिंग दोनों के बॉइलिंग से अधिक होगा, लेकिन उबलेगा दोनों एक साथ। मतलब अलग अलग, न पानी न एल्कोहल, न नाइट्रिक न पानी, अलग अलग नहीं उबलेंगे, दोनों एक साथ उबलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो इसका भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। हाँ, अनादर्श विलयन का कारण पूछ सकता है, आदर्श विलयन का तो नहीं पूछेगा। अनादर्श विलयन भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्यों, तो वहाँ भी कारण आपसे पूछ लेता है कि जो कंपोनेंट ए और जो नया बना है AB के से ज़्यादा होगा कम होगा, तो वहाँ भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा बुक से, धनात्मक विचलन का और ऋणात्मक विचलन का। तो ये हो गए आपके सोल्यूशन के पॉइंट्स जो मैं आधे घंटे में कवर करना चाह रहा था। तो यदि आपको कहीं डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इस पॉइंट को मुझे और थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मैं अगला चैप्टर बनाऊंगा, नहीं अच्छा लगा तो भी कोशिश करूंगा और अच्छा करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।